हेलो एवरीवन, वेलकम टू कलयुग पाठशाला। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के एक कलाकार को जिनका नाम है गोवर्धन लाल जोशी। ये स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए देखते हैं हमारे आज के कलाकार गोवर्धन लाल जोशी। अगर हम बात करें इनकी तो ये राजस्थान के कलाकार हैं। आपको नाम से ही लग रहा होगा कि ये कहाँ के, ये राजस्थान के कलाकार हैं। अगर इनको किसी अन्य नाम से जाना जाता है तो इन्हें बाबा कहकर भी पुकारा जाता है, यानी गोवर्धन लाल जोशी को हम बाबा कहकर भी पुकारते हैं। ठीक है, चलिए अब अगर बात की जाए, जो चीज़ आपको इनके बारे में लर्न करनी है अच्छे से वह है कि इनको क्या कहा जाता है। इन्हें भीलों का चितेरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भीलों का चितेरा कहा जाता है। और ये आप अच्छे से, क्योंकि ये बहुत बार पूछा गया है आपके एग्जाम में कि भीलों का चितेरा किस कलाकार को कहा जाता है, तो वह है गोवर्धन लाल जोशी। ठीक है, तो यानी गोवर्धन लाल जोशी को हम क्या कहकर पुकारते हैं? बाबा कहकर भी पुकारते हैं। और इनको भीलों का चितेरा के रूप में भी जाना जाता है। और भीलों का चितेरा आप जानते हैं, भील क्या है? एक जनजाति है। और इन्होंने उसी आदिवासी जनजाति का क्या किया था? चित्रण किया था। यानी 7 वर्षों तक इन्होंने उनके रहन सहन, खान पीन जो भी होता है ना, उसका सब इन्होंने चित्रित किया है। तो इन्हें भीलों के चितेरे के रूप में जाना जाता है। चलिए अब देख लेते हैं इनके जन्म के बारे में। तो इनके जन्म की अगर बात की जाए तो इनका जन्म हुआ है उदयपुर के पास, उदयपुर में, यानी इनका जन्म हुआ है। और उदयपुर के किस जगह पर? तो कांकरोली नाम की एक जगह है उदयपुर में, वहाँ पर इनका जन्म हुआ है। यानी उदयपुर के कांकरोली में इनका जन्म हुआ है। और इनका जन्म कब हुआ है? तो इनका जन्म 15 मार्च सन 1914 को हुआ। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, तो आपको ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट लर्न करना है कि भीलों का चितेरा किसको कहा जाता है। ये आपको एज इट इज़ पेपर में रखा मिलता है। ठीक, कि भीलों का चितेरा किस कलाकार को कहा जाता है? तो गोवर्धन लाल जोशी को कहा जाता है। ठीक है, अगर इनके जन्म की बात की जाए तो इनका जन्म 15 मार्च सन 1914 को हुआ था। और कहाँ पर? उदयपुर के पास एक कांकरोली नाम की जगह है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। तो इस तरह से इनका टाइम पीरियड 1914 में इनका जन्म, और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1998 में हुई थी। यानी 84 वर्ष के जब ये थे तो इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, चलिए अब आगे देखेंगे इनके पिता के बारे में। तो पिता की अगर बात की जाए तो इनके पिता का नाम है भगवान लाल जोशी। क्या है इनके पिता का नाम? भगवान लाल जोशी। ठीक है, तो भगवान लाल जोशी जी इनके पिता थे। अगर इनकी बात की जाए तो ये कहाँ पर, ये क्या करते थे? तो जो द्वारकाधीश मंदिर था कांकरोली में, द्वारकाधीश मंदिर जो आपका कहाँ पर है? कांकरोली में है। द्वारकाधीश मंदिर जो कहाँ पर था? कांकरोली में था। इसके ये क्या थे? सेवक थे। यहाँ पर ये क्या थे? सेवक थे इस मंदिर में। ठीक है, और के साथ साथ ये क्या करते थे? ये यहाँ पर चित्र सामग्री जुटाने का भी कार्य करते थे, यानी का कार्य करते थे। ठीक है, चित्र सामग्री जुटाने का ये कार्य करते थे, यानी जुटाने का मतलब इकट्ठा करने का कार्य ये करते थे। ठीक है, आई होप आपको ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि इनके पिता कौन थे? भगवान लाल जोशी थे। और ये द्वारकाधीश मंदिर जो है कांकरोली में, उसमें सेवक थे। और वहाँ पर ये क्या कार्य करते थे? ये साथ ही साथ मंदिर में चित्र सामग्री जुटाने का कार्य भी करते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अब देखेंगे इनकी शिक्षा कहाँ पर हुई है या किससे इन्होंने शिक्षा प्राप्त की है। तो इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है वह हुई है नाथद्वार के परंपरावादी कलाकार घासी राम से। यानी इनके जो प्रारंभिक गुरु हैं वह कौन हो गए? घासी राम हो गए। और जो घासी राम जी थे, जो इनके कला गुरु थे, वह कहाँ, किस शैली के परंपरावादी कलाकार थे? तो नाथद्वार शैली के परंपरावादी कलाकार थे, जिससे इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। ठीक है, तो गोवर्धन लाल जोशी ने नाथद्वार के जो परंपरावादी कलाकार थे घासी राम जी, उनसे अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की थी। और यही इनके प्रारंभिक गुरु भी थे। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि गोवर्धन लाल जोशी के प्रारंभिक गुरु कौन थे? तो उनके प्रारंभिक गुरु घासी राम जी थे। और यह किससे संबंधित थे? ये नाथद्वार शैली के परंपरावादी कलाकार थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। अब देखते हैं कि इन्होंने ये कहा, इन्होंने जो गोवर्धन लाल जोशी हैं, जिनको हम बाबा कहकर पुकारते हैं, इन्होंने उनको अभ्यास के लिए प्रेरित करते हुए कहा कि हाथी हाथ घोड़ा और सब थोड़ा थोड़ा।
तो जो घासीराम जी थे, इन्होंने बाबा को अभ्यास के लिए प्रेरित करते हुए, यानी हम लोगों के जो टीचर्स होते हैं वे क्या करते हैं कि हमें मोटिवेट करते हैं ताकि हम पढ़ें, ठीक है। तो उसी तरह से जो घासीराम जी थे, इन्होंने बाबा को क्या किया, अभ्यास के लिए यानी प्रैक्टिस करने के लिए इन्होंने इन्हें प्रेरित किया। और किसकी प्रैक्टिस? कला का अभ्यास करने के लिए इन्हें प्रेरित किया और कहा कि हाथी हाथ घोड़ा और सब थोड़ा थोड़ा। यानी इसका अर्थ यह है कि चित्रकला के जो विद्यार्थी होते हैं उनको हाथी, हाथ और घोड़ा आदि का अभ्यास जो है वह बहुत अच्छे से करना चाहिए। किसका? हाथियों का, हाथ का और घोड़ा का। यानी घासीराम जी का कहने का मतलब ये था कि जो चित्रकला के विद्यार्थी होते हैं उनको हाथी का, हाथ का और घोड़ा का अभ्यास जो है वह अच्छे से करना आना चाहिए, ठीक है। और साथ ही साथ और सब थोड़ा थोड़ा, यानी और जो चीज़ें हैं वह सब थोड़ी थोड़ी आनी चाहिए। यानी उनको थोड़े थोड़े अभ्यास से भी सीखा जा सकता है, मगर जो ये चीज़ें इन्होंने बताई थी, हाथी, हाथ और घोड़ा, इनको आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि चित्रकला के जो विद्यार्थी हैं उनको हाथी, हाथ और घोड़ा आदि का अभ्यास जो है वह विशेष रूप से करना चाहिए। और जो अन्य विषय हैं उनका अंकन के लिए तो थोड़े अभ्यास से भी काम हो जाता है, ठीक है। तो ये मतलब हो गया इस लाइन का, और ये लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है, आपसे पूछी जा सकती है एग्जाम में, ठीक है। और आपको इनके प्रारंभिक गुरु याद रखने हैं। कौन थे? घासीराम जी थे। बाबा के पिता भगवान लाल जोशी। कौन थे? भगवान लाल जोशी थे। और ये कहाँ पर? कांकरोली के जो द्वारकाधीश मंदिर था उसके सेवक थे। मैंने अभी आपको बताया था कि बाबा यानी गोवर्धन लाल जोशी के पिता कौन थे? तो भगवान लाल जोशी थे। क्या थे? भगवान लाल जोशी थे। इनका नाम आपको लर्न करना है, ठीक है। और कहाँ पर ये सेवक थे? तो कांकरोली आपका कहाँ पर है? उदयपुर में। यानी उदयपुर के पास ये कांकरोली नामक जो स्थान है, यहाँ पर जो द्वारकाधीश मंदिर है इसके ये सेवक थे। कौन? गोवर्धन लाल जोशी के पिता, ठीक है। आई होप आपको ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। बाबा को बचपन से ही यहाँ के जो चितेरे थे उन्होंने प्रभावित किया और वे भी पार्टी मारने का कार्य करने लग गए। लकड़ी की पार्टी पर मुल्तानी मिट्टी पोत कर ब्रश द्वारा काली स्याही से ये चित्र बनाते थे, ठीक है। तो अगर यहाँ देखा जाए तो इनके जो पिता थे वह क्या करते थे? पार्टी मारने का कार्य करते थे। मंदिर में सेवक थे, साथ ही ये क्या करते थे? कला की जो सामग्री जुटाते थे उसमें उनकी भी रुचि थी, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या करते थे? इनके पिता जो थे वो पार्टी मारने का कार्य करते थे और ये इनको देखते थे, ठीक है। तो इसी तरह से इन्होंने भी क्या किया? लकड़ी की जो पार्टी होती है उस पर क्या किया? मुल्तानी मिट्टी पोत दी। यानी कोई लकड़ी है उस पर क्या पोता? मुल्तानी मिट्टी पोत दी है, ठीक है। और उस पर क्या किया इन्होंने? ब्रश द्वारा काली स्याही से चित्र बनाते थे। यानी इस तरह से इन्होंने अपनी चित्रकला का अभ्यास किया, ठीक है। यानी जो लकड़ी की पार्टी होती थी उस पर मुल्तानी मिट्टी अच्छे से पोत लेते थे और ब्रश द्वारा काली स्याही से ये यहाँ पर चित्र बनाते थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट। इन्हीं दिनों अगर बात की जाए तो इसी टाइम पर क्या होता है? एक महाजन यानी एक दुकानदार कह सकते हैं, उनकी दुकान का क्या होता है? उद्घाटन होना होता है, यानी मुहूर्त करना था, ठीक है। तो बाबा को वहाँ पर क्या करना था? शुभ और लाभ और लक्ष्मी का मांडवा मारना था, ठीक है। तो बाबा ने उनका क्या किया? मांडवा मारा और जिसके लिए उन्हें 5 रुपये दक्षिणा के रूप में प्राप्त हुए, ठीक है। यानी यहाँ पर क्या बात हो रही है? यहाँ पर बात हो रही है कि एक दुकानदार है जो अपनी नई नई दुकान खोल रहा है, ठीक, उसका उद्घाटन किया जा रहा है। तो वहाँ पर इन्होंने क्या किया? इन्होंने शुभ लाभ और लक्ष्मी जी का मांडवा मारा और उसके लिए इन्हें कितना? 5 रुपये दक्षिणा के रूप में प्राप्त हुए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब देखेंगे कि इन्होंने कहाँ, इनके अगर अध्ययन और अध्यापन की बात की जाए, यानी इन्होंने जहाँ पढ़ा है और कहाँ पर पढ़ाया है, अब ये सब देखेंगे, ठीक है। तो अगर इनकी बात की जाए, इनके बारे में अगर जानने वाली बात है ये, तो इन्होंने बहुत कम उम्र में क्या किया था? ये कला के अध्यापक नियुक्त हो गए थे, ठीक है। तो अब देख लेते हैं। 10वीं की परीक्षा पास करने के पश्चात, यानी इन्होंने जब 10th की अपना एग्ज़ाम पास किया उसके बाद तब ये कितने थे? यानी 18 वर्ष की अल्पायु में, ठीक है। सन 1931 में डॉक्टर मोहन सिंह मेहता ने बाबा को चित्रकला का अध्यापक नियुक्त किया। यानी ये ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने क्या? सिर्फ अपनी 10वीं की परीक्षा पास की थी। कितनी वर्ष की आयु में? 18 वर्ष की अल्पायु में। और उसी समय यानी सन 1931 में जो डॉक्टर मोहन सिंह मेहता हैं, इन्होंने क्या किया? इन्होंने बाबा को चित्रकला का अध्यापक नियुक्त कर दिया, ठीक है। तो आपको ये पॉइंट लर्न करना है, ठीक है, कि ऐसे कौन से कलाकार हैं जिन्होंने बहुत कम उम्र में चित्रकला
का अध्यापन प्रारंभ कर दिया था। तो वह कौन थे? गोवर्धन लाल जोशी थे। डॉक्टर मेहता ने बाबा के उत्साहजनक कार्यों को देखकर 1 वर्ष के लिए 1936 में इन्हें शांति निकेतन भेज दिया था। तो जिन्होंने इनको नौकरी दिलाई यानी डॉक्टर मेहता जो थे, उन्हीं ने इनके कार्यों को देखते हुए 1 वर्ष के लिए इन्हें कब 1 वर्ष यानी 1936 में शांति निकेतन भेज दिया। ठीक है, यहाँ पर यानी 1931 में इनकी क्या होती है? 10th होती है और 1936 में ये कहाँ जाते हैं? शांति निकेतन जाते हैं। ठीक है, आपको ये लर्न करना है। ठीक है, शांति निकेतन जाते हैं। अब देखेंगे कि शांति निकेतन में ये किन किन से मिले थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। यहाँ पर बाबा अवनींद्रनाथ ठाकुर, रविन्द्रनाथ ठाकुर, नंदलाल बोस, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जैसे दिग्गजों के सानिध्य में कार्य किए। तो यानी जो बाबा थे यानी गोवर्धन लाल जोशी, वह कब आए थे शांति निकेतन? तो 1936 में ये कहाँ आ गए थे? शांति निकेतन आए थे। और शांति निकेतन में इनकी मुलाकात किससे हुई? तो शांति निकेतन की अगर बात की जाए तो शांति निकेतन में इन्हें सभी का जो सानिध्य प्राप्त हुआ था उसमें कौन कौन थे? अवनींद्रनाथ ठाकुर थे, रविन्द्रनाथ ठाकुर थे, नंदलाल बोस थे और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी थे। ठीक है, आई होप आपको ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। नेक्स्ट है कि 1942 में किसने? सुधीर रंजन खासगीर से दून स्कूल देहरादून में क्ले मॉडलिंग सीखने गए। यानी 1936 में शांति निकेतन और 1942 में कहाँ गए ये? दून स्कूल जो आपका कहाँ पर है? देहरादून में। दून स्कूल कहाँ पर है? देहरादून में। यहाँ पर इन्होंने क्या सीखा? क्ले मॉडलिंग सीखा। क्या सीखा? क्ले मॉडलिंग सीखा। ठीक है, क्ले मॉडलिंग सीखा। और किससे सीखा? तो इन्होंने ये सीखी है सुधीर रंजन खासगीर से। किससे? सुधीर रंजन खासगीर से सीखी। ठीक है, चलिए तो 1936 में शांति निकेतन। ठीक है, और सभी के सानिध्य में रहे थे किनके? अवनींद्रनाथ ठाकुर, रविन्द्रनाथ ठाकुर, नंदलाल बोस और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, और 1942 में ये कहाँ जाते हैं? ये दून स्कूल जो आपका कहाँ पर है? देहरादून में है। वहाँ पर इन्होंने क्या सीखा? क्ले मॉडलिंग सीखी। और किससे सीखी? तो सुधीर रंजन खासगीर से सीखी थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। बाबा उदयपुर के विद्या भवन में कला शिक्षक नियुक्त हुए। और उदयपुर का जो विद्या भवन है वहाँ पर भी क्या नियुक्त हुए थे? तो कला शिक्षक नियुक्त हुए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। अब अगर इनकी विशेषता की बात की जाए तो जोशी जो थे यानी गोवर्धन लाल जोशी जी आदिवासियों यानी भीलों के जीवन से प्रभावित थे। ये चीज़ मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताई थी कि इन्होंने ये किससे प्रभावित थे? तो ये भीलों के जीवन से प्रभावित थे। यानी भील क्या है? एक आदिवासी जाति है। ठीक, यानी आदिवासी जनजाति है जिसके इन्होंने चित्र बनाए हैं। ठीक, और 7 वर्षों तक उन पर इन्होंने अध्ययन किया था। ठीक है, भीलों का चित्रण बनाने के लिए जोशी ने 7 वर्षों तक भीलों के आचार व्यवहार, वेशभूषा, उनके रहन सहन को बहुत ही नज़दीक से देखा, परखा। इसलिए गोवर्धन ने इनके अधिकांश गतिविधियों का चित्रण किया। ठीक है, तब आप समझ गए होंगे कि भील यानी जो बाबा थे उन्होंने 7 वर्ष तक किसका चित्रण किया था? भीलों के आचार व्यवहार का चित्रण किया और साथ ही साथ उनकी वेशभूषा कैसी थी उसका चित्रण किया, वह कैसे रहते थे। ठीक है, और इन सब चीज़ों को इन्होंने क्या हुआ? नज़दीक से देखा। यानी 7 वर्षों तक उनके बीच में ही रहे। ठीक है, और गोवर्धन ने उनके अधिकांश गतिविधियों का चित्रण किया। तो इस तरह से इनको क्या कहा जाता है? भीलों का चितेरा कहा जाता है। ठीक, आपको ये लर्न करना है अच्छे से। आपसे पूछा जाता है कि भीलों का चितेरा किसे कहा जाता है? तो गोवर्धन लाल जोशी को कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। अब बात करते हैं प्रमुख चित्रों की। तो उदयपुर की गणगौर की सवारी जो इनका मोस्ट इम्पॉर्टेंट चित्र है और ये बनाया, तो ये क्या है? एक भित्ति चित्रण है। यानी इन्होंने ये क्या किया था कि जो उदयपुर यानी जयपुर रेलवे स्टेशन है, जयपुर का स्टेशन है, स्टेशन भवन, उस पर वहाँ पर इन्होंने ये भित्ति चित्र अंकित किया था। ठीक है, उसका जो आधार था वह क्या था? राजस्थानी आधार था और जिस पर इन्होंने ये भित्ति चित्रण किया था। यानी गणगौर की सवारी इनका मोस्ट इम्पॉर्टेंट चित्र हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है जौहर ज्वाला। जौहर ज्वाला। नेक्स्ट भील युवती जो जंगल में घास काटने के लिए उद्यत है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, फसल काटते हुए। ठीक है, धान रोपते हुए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, धान रोपते हुए किसका है? तो गोवर्धन लाल चित्र देखेंगे। तो अगर इन चित्रों की बात की जाए तो इनमें अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके 3 चित्र हो जाते हैं। उदयपुर की गणगौर की सवारी मोस्ट इंपॉर्टेंट चित्र है। ठीक है, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है,
जौहर ज्वाला, भील युवती जो जंगल में घास काटने के लिए उद्यत है, फसल काटते हुए और धान रोपते हुए। ठीक है, ये भी आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट लर्न करनी है। ठीक है, चलिए अब और चित्र देख लेते हैं इनके। सिर पर सामान की टोकरी ले जाते हुए, ये इनका ही चित्र हो गया। नेक्स्ट है मृदंग बजाते हुए, घूंघट की ओट में मजदूरी या कड़ा परिश्रम करने के पश्चात पति और बच्चों के साथ घाट लौटते हुए। ठीक है, लज्जा और भील, तो ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें चित्र हो जाते हैं, लज्जा और भील। ठीक है, और सिर पर सामान की टोकरी ले जाते हुए। ठीक है, तो ये इनके हो गए कुछ प्रमुख चित्र, सिर पर सामान की टोकरी ले जाते हुए। नेक्स्ट है मृदंग बजाते हुए, घूंघट की ओट में मजदूरी या कड़ा परिश्रम करने के पश्चात पति और बच्चों के साथ घाट लौटते हुए। नेक्स्ट है लज्जा और भील। ठीक है, तो ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट चित्र हो जाते हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए अब और देख लेते हैं। और चित्रों के अगर अतिरिक्त और चीज़ों की बात की जाए कि इन्होंने किनका चित्र बनाए हैं, तो इन्होंने बाजारों के चित्र बनाए हैं, गाड़ियों के चित्र बनाए हैं, लुहार, किसानों, गडेरियों, श्रमिकों के विभिन्न भंगिमाओं का चित्रण किया और विभिन्न नृत्य मुद्राएं भी इन्होंने बनाई हैं। यानी इन्होंने बाजार का, गाड़ियों का, लुहार का, किसानों का, गडेरियों का और श्रमिकों के जो अलग अलग मुद्राएं होती हैं उसका इन्होंने चित्रण किया, और जो नृत्य की अलग अलग मुद्राएं होती हैं उनका भी इन्होंने चित्रण किया है। चलिए अब देख लेते हैं कि इनको किन किन पदों से सम्मानित किया गया। तो 1954 में इन्हें दशहरा प्रदर्शनी जो मैसूर में थी वहाँ पर इन्हें पुरस्कृत किया गया। कब? 1954 में। 1974 की अगर बात की जाए तो इन्हें राज्य ललित कला अकादमी का कलाविद सम्मान से पुरस्कृत किया गया है। ठीक है, सम्मानित किया गया। 1986 में राजस्थान विद्यापीठ द्वारा कला निधि शीर्षक से सम्मानित किया गया है। तो ये हो गए कुछ इनके सम्मानित पद। यानी 1954 में दशहरा प्रदर्शनी जो मैसूर में थी वहाँ पर इन्हें पुरस्कृत किया गया। 1974 में राज्य ललित कला अकादमी का कलाविद सम्मान इन्हें प्राप्त हुआ। 1986 में राजस्थान विद्यापीठ द्वारा कला निधि शीर्षक से सम्मानित किए गए थे। तो ये हो गए इनको जिन जिन पुरस्कार और सम्मान से सम्मानित किया गया था। तो आई होप आपको गोवर्धन लाल जोशी अच्छे से समझ आ गए होंगे और एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कलाकार के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।